ग्रंथ जो शूद्र और अति शूद्र को पढ़ने की मनाही थी, लेकिन बाबा साहब ने अपने विद्वत्ता का वो परिचय दिया कि जिन संस्कृत ग्रंथों को हमें पढ़ने की मनाही थी, वही ग्रंथ पढ़कर बाबा साहब ने देखा कि उन ग्रंथों में महिलाओं के लिए यानी किस तरीके से उन्हें नीचा दिखाया गया। और बाबा साहब ने इसीलिए यानी तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो संघ प्रणाली थी, जो लोकशाही की प्रणाली थी, जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जो संघ में हर बात रखकर उसका उसका इम्प्लीमेंट करते थे, उसको जनता तक के ले जाने के लिए भिक्षु संघ को प्रेरित करते थे। और उन्होंने अपने संघ में जो महिलाओं को प्रवेश दिया है, हमें बताया जाता है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ में प्रवेश देने के लिए इच्छुक नहीं थे। मैं कतई नहीं मान सकती कि भगवान बुद्ध इच्छुक नहीं थे, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ये बता देना चाहते थे पूरे संसार को कि महिलाएं जो है वो पुरुष से कम नहीं है। महिलाओं को वेद पुराण स्मृतियों ने उन्हें सिर्फ सुसज्जित होकर खुद को प्रस्तुत करती है और पुरुषों को अपने तरफ आकर्षित करती है, इस तरीके से जो लिखा था। महिलाएं सिर्फ पुरुषों से लेना चाहती है, वो चाहे जेवर मांगेगी चाहे पैसा मांगेगी, यानी वो सिर्फ मांगती है, वो देने वाली नहीं है। इस विचारधारा को तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने दुनिया के सामने नेस्तनाबूद करने का काम किया, क्योंकि उन्हें मालूम था उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो सहजीवनचारी थी जब बुद्ध बनने के पहले, माता यशोधरा, उन्होंने अगर उनका साथ नहीं दिया होता, उनको विरोध किया होता, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपने जो निर्णय लिया है वो बहुत सही निर्णय लिया है, आपके जाने के बाद यहाँ की चिंता न करें, मैं आपके माता पिता और पुत्र का और अपने धन संपत्ति का अच्छी तरीके से रक्षण करूंगी। और इतना बड़ा त्याग माता यशोधरा ने किया, ये उनके जहन में ये बात थी और इसलिए दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। और जब ये महिलाएं अपने यानी केस मुंडवा के माता अपने प्रजापति गौतमी के क्या कहते हैं अगुवाई में ये महिलाएं जब अपना सिर मुंडवा के आती है, तो उन्होंने बताया कि जो महिला अपने सिर के बाल मुंडवा सकती है, क्योंकि महिलाओं को जेवर जाठी नहीं भी मिलेगा फिर भी चलेगा, उसका सौंदर्य तो उनके सर के बाल होते हैं। जो अपने सर के बाल त्याग सकती है, मुंडवा सकती है, वो क्या नहीं कर सकती। और यह उदाहरण तथागत बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। ये सभी बातें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे कि वेद पुराण स्मृतियों को पढ़े थे, तो बुद्ध की भी संघ प्रणाली को पढ़े थे। और इसलिए हिंदू कोड बिल उन्होंने जो प्रस्तुत किए संविधान सभा में, और प्रस्तुत करने के बाद में जो महिलाओं के हक अधिकार की बात उन्होंने रखी हिंदू कोड बिल के वजह से, लेकिन जितना भी बाबा साहब ने मसौदा तैयार किए थे और जो रखे थे, वो नेहरू सरकार ने उसको सम्मति नहीं दी। आप सभी को जानकारी है कि किस प्रकार से हिंदू कोड बिल का महिलाओं ने ही विरोध किया, और यहाँ तक के कि बाबा साहब के विरोध में महिलाएं खड़ी हुई कि हम ये सब नहीं मांगना चाहते। जब बाबा साहब सरोजिनी नायडू के इसमें, और बाबा साहब उन महिलाओं को पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ, इसकी जानकारी आप लोगों को है? आपके क्या हक और अधिकार से आप लोग वंचित हो, और वो मैं क्या देना चाहता हूँ, इनकी जानकारी आपको है? अगर जानकारी होने के बाद भी आप मेरा विरोध कर रहे हैं, तो फिर वो महिलाएं बताती है कि हमारे घर के पुरुषों ने हमें आगे किया कि तुम्हें इस बात का विरोध करना है। फिर बाबा साहब नेहरू के मंत्रिमंडल से नेहरू जी को पत्र लिखते हैं, और पत्र लिख के बाबा साहब बताते हैं
कि मैं सिर्फ महिलाओं को संपत्ति में अधिकार या विधवा विवाह का अधिकार देने के लिए ही नहीं आया हूँ। मुझे जो भी करना चाहिए था उनके लिए, अगर वो मैं नहीं कर सकता, तो इस मंत्रिमंडल में रहने के लिए यानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी ज़िम्मेदारी मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ रहना यानी क्या है? तो इस तरीके से बाबा साहब ने हमारे लिए जो हक अधिकार दिए हैं भारत के संविधान में, वो हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है, कलम 15, कलम 14 से लेकर कलम 19, कलम 21, कलम 29 तक के, और हम बाहर जाके कैसे लोगों को समझाएँ जी, जैसे कि हम जिस राज्य में रहते हैं, तो उस राज्य के सरकार की जो ज़िम्मेदारी होती है, जो एससी, एसटी यानी ट्राइबल लोगों के लिए, वो पिछड़े लोगों के लिए उनके शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए आरोग्य की सुविधा होना चाहिए। इसलिए कलम 46 जो है कि हमें अच्छी शिक्षा और अच्छा आरोग्य मिलना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी होती है हमारे राज्य के सरकार की। तो हमें अगर हमारा हक अधिकार मालूम है, तो हमने अपने कर्तव्य भी करना चाहिए। जब तक के सिर्फ अधिकार लेने के लिए अधिकार नहीं है, तो हमारे उसके प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और वह कर्तव्य भी हमारे लिए लिखे गए हैं। तो हम अपने कर्तव्य कितनी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। हमें उस समाज को यानी बहुजन समाज को, क्योंकि ये तो बुद्ध के भी यानी तथागत भगवान गौतम बुद्ध भी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय करते कहते हैं, और उसी प्रणाली से राज्य मैंने देश चलता है। तो सभी जन एक साथ तो एक साथ सभी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन बहुसंख्य लोगों को हम एक साथ खुश कर सकते हैं, और उसका प्रावधान भारतीय संविधान में लिखा गया है। और इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी आज भी हम भारत की जो महिलाएं हैं, उसी जो स्मृतियों ने हमें जिस व्यवस्था में रखा था, उसी तरीके से रहते हैं। अगर हमारे जैसी महिला आगे आके अपने हक यानी घर गृहस्थी चलाते वक्त जिस पुरुष के साथ घर गृहस्थी चलाते हैं, और वहां अगर वो नशा पता करता होगा और उसके विरोध में अगर हम आते हैं, तो हमारी दूसरी महिलाएं कहती है, क्योंकि बाहर जो देखती है तो हमारे ऊपर वो लांछन करती है कि वो तो अच्छे हैं, बढ़िया गाड़ी से घुमाते हैं, अच्छे कपड़े लेके देते हैं, लेकिन फिर भी क्यों लड़ते हैं? तो हमें अगर हमें शादी होने के बाद में भी हम पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो हमें पढ़ने का अधिकार हमारे ससुराल में भी मिलना चाहिए, और हमने मांगना चाहिए। मांगने से वैसे भीख मिलती है, हमने छीनना चाहिए। अपने अधिकार छीनने की ताकत हमने रखना चाहिए, क्योंकि अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं। छीनने की ताकत रखना चाहिए। मांगने से तो सिर्फ मांगते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अब संविधान ने जो अधिकार दिए और सरकारें जो बनती है, तो सरकारें जो बनती है, हमें ऐसा लगता है कि हम सरकार से डिमांड करेंगे और हमें मिल जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस देश में मैं पहले ही बताई हूँ कि संविधान जो है, संविधान यह एक विचारधारा है। वह विचारधारा है समतामूलक समाज बनाने के मूल्यों को लेकर वो प्रस्तुत हुई एक विचारधारा है, जो विषमतावादी व्यवस्था चलाने वाले लोगों के हाथ में आज संविधान है। और इसलिए संविधान का बार बार विरोध क्यों करते हैं? या वर्तमान की सरकार हम देखेंगे या इसके पहले की भी सरकार देखेंगे, सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान को रिप्रेजेंट करे। सरकारों की जिम्मेदारी होती है वो संविधान को रिप्रेजेंट करे, लेकिन हम
अपने देश में देखते हैं कि सरकारें संविधान को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो वहां समाज को रिप्रेजेंट करती है। और समाज किसको रिप्रेजेंट करता है? तो समाज यह धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जाति को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम जिससे डिमांड करते हैं वह नहीं चाहते कि समतामूलक समाज बने। और जब हम अपने लिए बोलते हैं, जब हम अपने लिए मांगते हैं, हम रास्ते पर उतरते हैं, और उतरना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान ने जो यानी भारतीय संविधान के जो पिलर है, न्यायपालिका, कार्यकारी पालिका, आज हम देखते हैं कि न्यायपालिका क्या हमें न्याय देती है? संविधान ने तो बोला है, और हमारे उद्देशिका ही कहती है कि हमें दर्जा वाली समानता मिलना चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। क्या हमें न्याय इस देश में मिल रहा है? तो क्यों नहीं मिल रहा है? कि आज हम देखते हैं कि वर्तमान स्थिति में जो न्यायपालिका है, वह न्यायपालिका सरकार के मुताबिक चल रही है। न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। अपना कर्तव्य न्यायपालिका भी नहीं कर रही और ना कार्यकारी पालिका भी अपना कर्तव्य कर रही है। हमारे जितने भी यानी जो अधिकारी होते हैं, जो क्या कहते हैं कि सॉरी, मैं ये थोड़ा सा कोरोना हुआ था तब से कुछ बात भूल जाती हूँ, वक्त पर मुझे याद नहीं आती। थोड़ा सी मेरी मेमोरी लॉस हुई है, ऐसा मुझे लगता है, और फिर बाद में वो याद आ जाती है। जो शब्द मैं याद करना चाहती हूँ वो वक्त पर मुझे याद नहीं आता। इतने में मैं थोड़ा सा देखती हूँ, मैं कल भी भंडारा में बोली हूँ कि कभी कभी मुझे यानी कोरोना के बाद से मेरी मेमोरी थोड़ी सी, लेकिन आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ, तो हम देखते हैं कि जब हम अपने हक अधिकार मांगने को जाते हैं, तो हक अधिकार के प्रति आवाज उठाएंगे तो हमें देशद्रोही कहलाया जाता है। हमें देशद्रोही कहलाया जाता है। हम आंदोलित होंगे तो हमें नक्सलवादी करके पुलिस के डंडों से पिटवाया जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमने आंदोलित नहीं होना चाहिए, हमने संगठित नहीं होना चाहिए। हमने होना चाहिए, संगठित होना है हमें। और हमें पहले हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें फंडामेंटल राइट्स क्या है, संविधान के बारे में हमें जानकारी देना बहुत जरूरी है। गांव-गांव में जाके संविधान के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। अब आपको लगेगा कि 2014 में जब यहाँ की यानी बीजेपी की सरकार बनी, तो उस वक्त में संविधान का बहुत ही प्रोपेगेंडा किया गया था। एक तरफ संविधान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताना है उनको, लेकिन संविधान को क्योंकि उनको मालूम है कि संविधान को मानने वाले, संविधान के जानकार लोग यहाँ भी हैं, संविधान को मानने वाले हैं। अगर संविधान को आज हम पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर लेंगे तो बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो जाएगी, ये मालूम है। लेकिन संविधान को हाथ न लगाते हुए उनकी जो आर्टिकल्स हैं, उनके जो हमें दिए हुए अधिकार है, वो एक से एक छीन रहे हैं। आपको मालूम होगा 1990 से शिक्षा का जो खाजगीकरण हुआ है, संविधान तो कहते हैं, हमें संविधान हमें अधिकार देता है कि हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। क्या सरकारें हमें देती है? और उन्हें मालूम है कि इन शिक्षा के वजह से ही बहुजन समाज जो है, जो दबा कुचला समाज था, ये न शिक्षा के अधिकारों के वजह से इन्हें जब अधिकार मिले तो अधिकारों से ये जागरूक हुए हैं। और जागरूक होने के बाद में ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हैं, तो ये शिक्षा के वजह से हुआ है। तो उस शिक्षा नीति को ही खत्म करने की ये लोग साजिश करते हैं। और जब 1990 में पहली बार भारतीय शिक्षा का जो खाजगीकरण हुआ है, तब हम कितने लोग रास्ते पर उतरे? हम जागरूक नहीं है, क्योंकि
बाबा साहब के त्याग और बलिदान से, बाबा साहब ने संविधान में दिए हुए हक और अधिकार से हमने शिक्षा ली, हमने नौकरियां हासिल की और इतना पूंजी जमा कर ली कि हम प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ा रहे और बड़ा कॉलर टाइट कर रहे थे तब कि मेरा बेटा सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है, मेरी बेटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है। तुम्हारी बेटी जैसी सीबीएसई और इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है तो जो एससी और एसटी का जो नौकर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, जो रिक्शा चलाने वाला है, उनके भी बेटा बेटियों ने तुम्हारे बेटा बेटियों के साथ में सीबीएसई और इंटरनेशनल स्कूल में वो शिक्षा हासिल करने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। तो क्या यहाँ की शासन व्यवस्था हमें वो दे रही है? और प्रशासकीय लोग भी इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। हम कहेंगे अवेयरनेस है, लेकिन बाकी के लोगों को अवेयरनेस करना नहीं चाहते, क्योंकि अपनी कुर्सी बचाना सबको मालूम है। हम सुरक्षित हैं तो सारा जहान सुरक्षित है। इस तरीके से कार्यपालिका काम करती है, तो हमें कैसे अधिकार मिलेंगे? आपको एक बात बता के मैं खत्म करूंगी अपने विचारों को कि बाबा साहब जब गोलमेज परिषद में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है, हम हमेशा बताते हैं कि बाबा साहब गोलमेज परिषद में गए और हमारे लिए राजनीतिक अधिकार लेके आए, वोट देने का अधिकार लेके आए, हमारे लिए अधिकार लेके आए। लेकिन बाबा साहब राजनीतिक अधिकार के साथ साथ जो आरक्षित जगह पे हमारे लोग चुन के आज जा रहे हैं, तो आरक्षण के आरक्षित जगह पर ही नहीं तो जनरल सीट पर भी हमारे लोगों ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये भी बात बाबा साहब ने, ये भी अधिकार तुम्हारे लिए गोलमेज परिषद से लाए हैं। कितने लोग इस बारे में अवेयरनेस है? कितने लोगों को जानकारी है? और इससे जब हम जनरल सीट से लड़ेंगे तो वहां एक कम्युनिटी, जितनी कम्युनिटी होंगी हमारी, वो तो इकट्ठा हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बाबा साहब का एनालिसिस आप कास्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जाति व्यवस्था का समूल उच्छेदन करने के लिए अगर इस यानी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे लोग अगर चुन के जाते हैं तो उसके लिए पहले ओबीसी, एसटी, धार्मिक अल्पसंख्यक यानी इन लोगों में जाके उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा और उन्हें समझाकर उनके हक और अधिकार बताकर कि अगर आप हमारे साथ आते हो, अगर आप हमें चुन के भेजते हो, तो हम आपके इन हक अधिकारों को, जैसे कि बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए थे, इसलिए उन्होंने संविधान सभा में थे, इसलिए हमारे हक और अधिकार भारतीय संविधान में लिख के दिए हैं। और जब इस देश को सुपुर्द संविधान किए तो तभी बाबा साहब अपने 25 नवंबर के भाषण में कहते हैं कि यह संविधान तभी अच्छा होगा, संविधान कितना भी अच्छा लिखा होगा, लेकिन इसे चलाने वाले जो लोग हैं उनकी मनसा अगर अच्छी होंगी तो तब यह संविधान अच्छा साबित हो सकता है। सम्मानित साथियों, भारतीय आजाद भारत देश स्वतंत्र होने के बाद में 1950 को यह संविधान लागू होता है। आज 70-72 साल हो गए, लेकिन 70-72 सालों में हम एससी एसटी ओबीसी समाज आज भी बड़े पैमाने पे शिक्षा से वंचित है। हम अगर गांव दराज में की बात तो दूर है, आप शहरों में स्लम एरिया में जाके देखिए तो वहां शिक्षा का स्तर क्या है। तो क्या प्रावधान कर रही है सरकार हमारे लिए? आज उच्च शिक्षा के लिए आप पीएचडी वगैरह करने के लिए अगर जाओगे तो अभी स्कॉलरशिप ढंग से नहीं मिल रही है। पिछले यानी 2019 में 2014 में जब सरकार बनी थी और संविधान का प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाए थे, संविधान का जनजागरण इन्होंने चलाए थे, यानी एक तरफ तो जनजागरण चलाना है कि हम संविधान को कितना मानते हैं, हम संविधान को सर्वोपरि रखते हैं, हम संविधान की शपथ लेके संविधान सभा में गए हैं, तो शपथ लेके गए हैं तो हम संविधान को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा एक माहौल बनाते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, सिर्फ वह माहौल है, हमें देते
कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें देना कुछ नहीं है। ये देश तभी महासत्ता बनेगा जब देश की आधी आबादी और देश का दबा कुचला वो समानता में आएगा और दर्जे वाली समानता होना चाहिए। हमारा देश के संविधान का प्रियम्बल कहता है कि हमें समानता तो चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए? उसमें दर्जा भी होना चाहिए। अगर उसमें दर्जा नहीं है तो वो समानता किसी काम की नहीं है। अब आपको मालूम होगा कि ये समानता को जो समरसता बनाने वाले लोग हैं, समरसता यानी समझता है हमें, समरसता यानी जैसे हो उसके ही साथ चलो बस, और समानता वो बराबरी के साथ चलने वाली है। तो आज संविधान दिन के उपलक्ष्य में मैंने जो अपने विचार रखे हैं, वह विचार निश्चित ही जो आपके और समाज के उन्नति के लिए काम के हैं, उतना जरूर पकड़ लेना। और कोई मुझसे भूल हुई होंगी, मैं वैसे माफी मांगना अच्छी बात है, लेकिन मैंने भूल की है ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने बताया है कि वर्तमान सरकार ही नहीं, तो जब से भारत देश आजाद हुआ और 1950 से संविधान लागू हुआ, उसके बाद से ही जो जो सरकारें बनी हैं, चाहे कांग्रेस की क्यों ना हो, नहीं तो अगर बाबा साहब स्वतंत्र भारत के प्राइम मिनिस्टर बने रहते तो बात कुछ और हुई रहती, लेकिन बात कुछ और नहीं होने देना था, और इसलिए बाबा साहब को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। बाबा साहब नैतिक विद्वत्ता तो थी ही थी, लेकिन नैतिकता भी सर्वोपरि उनके पास में थी। और जिस व्यक्ति के पास में नैतिकता सर्वोपरि होता है, वही व्यक्ति अपने देश को उन्नति की ओर ले जा सकता है। यही संविधान में है। बस इतनी ही बातें कहकर मैं अपने आप को रोकना चाहूंगी, लेकिन जाते जाते महिलाओं के लिए दो शब्द ये कहूंगी कि तय कर लिया है आज हमने नई समाज जलाएंगे। तय कर लिया है आज हमने नई नई समाज जलाएंगे। इस दौर के सियासत का अंधेरा मिटाएंगे। अरे कौन कहता है तुम्हें अबला, हम भी जापान की तरह भारत को बनाएंगे, हम भी जापान की तरह भारत को बनाएंगे। महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद। जय भीम, जय संविधान। थैंक यू भाई, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे विचार रखा। भारत के संविधान को 71 साल हो गए, पूरे प्रावधान उसमें लिखे है, लेकिन हमें कहाँ मिलते। शैक्षणिक स्थिति हमारी कैसी है, मतलब सभी स्थिति आपने हमारे सामने रखी, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कितना जागरूक होना पड़ेगा, कितना समझना पड़ेगा, और समझ के लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके ये सब होगा। तो इसी को लेके हमने काम में लगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। भाई बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। इसके बाद हमारे महिला सशक्तिकरण संघ के वरिष्ठ डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, जो हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहन देते हैं, हमेशा कुछ न कुछ महिलाओं को देके सशक्त बनाना चाहते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को मैं आमंत्रित हमें मार्गदर्शन करें। तो आज हेडलाइन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर हमारे बीच में जो लोगों ने बात रखी है, मुकेश मेश्राम जी, नरेंद्र सिंह और उषा बोध, इन तीन प्रमुख लोगों ने अपनी बात रखी। प्रस्तावना गंगोड़े और संचालन कर रही सुरेखा पुशाटे, जिन्होंने भारत की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा, निशा मेढे, और समस्त उपासक उपासिका और सभी लोग जो दूर दूर से इस समारोह में उपस्थित हैं। चूँकि आज का दिन ये भारतवर्ष के लिए नहीं, अपितु संसार में रहने वाले लोग
जहाँ जहाँ पर भी दूर दूर तक लोग भारत के लोग रहते हैं, वे सभी लोग आज के दिन इस समारोह को आयोजित करते हैं और भारतीय संविधान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। समारोह का एक मतलब है कि हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें, क्योंकि यह देश हमारा सिर्फ और सिर्फ कोई गीता से नहीं, कोई बाइबल से नहीं और कोई कुरान से नहीं चलता। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान से चलता है और ये उतनी ही सही बात है, इसलिए हमें इस बातों को समझने की कोशिश करना। तो आज हमें देखा जाए तो सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है कि भारतीय संविधान के अंदर की जो बातें हैं उन्होंने बताने की कोशिश की, और भारत के संविधान ने ही इतने सालों में काफ़ी कुछ परिवर्तन ला कर दिया है। तो हम देखते हैं कि भारत के संविधान की जो आयु है वो 1950 से लेकर 1920 तक तो 70 साल की आयु मानी गई है। आज वर्तमान में यदि हम बातचीत करें तो इसकी आयु काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 70 साल है। और 70 साल की आयु में आपने देखा हो कि भारत के संविधान ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली है। करोड़ों अरबों और न जाने कितने लोग हैं जिनके जीवन में काफ़ी कुछ खुशहाली लाने का काम किया, और ये उतनी ही सही बात है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 2 साल 11 महीने 17 दिन में भारत का संविधान बना कर दिए, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके ये भारत का संविधान लिखा है। और उस समय की जो ज्वलंत जो कुछ भी समस्या थी, तो लोगों को लगता था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है वो अलग अलग देशों के संविधानों के माध्यम से बातों को लिखा है, जैसे कि नरेंद्र जी ने भी ये बात कही थी। और उन्होंने बताने की कोशिश की कि लोगों में इस तरह का भ्रम फैला हुआ है, लेकिन यदि आप इस पर अच्छी तरह से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं कहा कि मैंने कोई फ्रेंच क्रांति से या अलग अलग देशों से इन चीज़ों को नहीं लिया, बल्कि हमारे देश के अंदर में ही ऐसे एक महापुरुष होकर गए जिन्होंने काफ़ी हद तक जो है मानव के कल्याण के लिए कार्य किया, और उस मानव कल्याणकारी चीज़ों को ही मैंने भारत के संविधान में लाकर दिया है। तो मैं कहीं से लेकर नहीं आया, बल्कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने जो है तथागत गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों से मैंने इन बातों को लेने की कोशिश की है, जो बहुत ही समझने के योग्य है। जैसे कि आपने देखा हो कि तथागत गौतम बुद्ध ने जो डिसिप्लिन बनाए थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जो कि विनय पिटक में है, और जो उन्होंने मानव कल्याण के लिए, मानवता स्थापित करने के लिए जो उन्होंने बात बताई थी, जिसको हम धम्म कहते हैं। तो विनय और धम्म ऐसी जो दो बातें हैं, उन दो बातों के माध्यम से उन्होंने समझा और समझकर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि संविधान बनाने का मतलब है कि देश को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देश में हम मानवता स्थापित कैसे कर सकते हैं, देश में हम लोगों के उत्थान के लिए कैसे कार्य किया जा सकता है। तो ये बात उन्होंने रखी, और फिर उन्होंने देखा कि भारत में इसके पहले एक संविधान चलते आ रहा था, जिसका उषा बोस जी ने भी उल्लेख किया कि मनुस्मृति है, और मनुस्मृति ने ही देश में असमानता निर्माण किया, दूरियां निर्माण की, गैर बराबरी निर्माण की, कुछ लोगों को उन्होंने अधिकार दिया, कुछ लोगों को अधिकार नहीं दिए, और उसमें भी वर्ण व्यवस्था निर्माण की गई, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ जो है उन्होंने महिलाओं को सबसे नीचे दर्जा दिया। तो ऐसी तमाम बातें जब हम देखते हैं कि मनुस्मृति ने लाई थी लोगों के जीवन में, और वो अधिकार के रूप में थोपा गया था। जब ये चीज़ देखी गई, तो देखने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका भी अध्ययन किया, और सारे त्रिपिटक और बुद्ध धर्म का और बाकी के दुनिया में जितने भी दार्शनिक होकर गए, जो भी बहुत ग्रेट पर्सनालिटी होकर गई, और जगह जगह के जो कुछ भी संविधान थे, उन सभी चीज़ों का उन्होंने धीरे धीरे अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मनुस्मृति ने बनाया हुआ कानून जो है वो ठीक ठीक नहीं है। और इसलिए आप लोगों को पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाने से पहले ही, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासनकाल था, और अंग्रेजों के शासनकाल में बाबा साहब अम्बेडकर इवन गोलमज परिषद में भी नहीं गए थे, अधिकारों की उतनी ज़्यादा बात भी नहीं की थी, लेकिन उनको ये बात पता हो गई थी कि इस देश में बोलने नहीं दिया जाता है, इस देश में कुछ बातों को उठाने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, चाहे वो पढ़ाई करने से लेकर ऊंचे स्तर तक जाने का जो अधिकार है मानव के जीवन में उन्नति करने का, वो बिल्कुल भी नहीं था। अब उन्होंने देखा कि ये किसने लाकर दिया है, तो उन्होंने ठीक ठीक समझा कि ये मनुस्मृति ने लाकर दिया,
और इसलिए आप सबको पता है कि उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति जला दी थी और जलाकर जो है लोगों के सामने बात कहने की कोशिश की कि ये कोई काम की नहीं है, बल्कि इसे जितना जल्दी हो सके तो मैंने तो इसे जला दिया, लेकिन आप लोग भी इसके जो विचार है जितने जल्दी हो सके जलाने की आप कोशिश कीजिए। यानी ये विचारों को यदि आपने जलाने की कोशिश की, जो मनु ने बनाया हुआ विचार है, और यदि आपने अपने मन से ही उसको निकाल दिया, तो सही मायने में आप मानवता का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई अधिकार नहीं दिए गए, लेकिन उस अधिकार को यदि आप नकार देते हैं कि हम नहीं मानेंगे इस सब व्यवस्था को, क्योंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेजों ने काफी कुछ हमारे लोगों के लिए काम भी किया था, और इसलिए 1930 में भारतीय संविधान को लिखने का अवसर आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय ये व्यवस्था गांधी की वजह से जो कामयाब नहीं हो सकी, और फिर आगे चलकर ये काम सिलसिला शुरू रहा, और सिलसिला शुरू होने के बाद में चूंकि हम जानते हैं कि अंग्रेज जो है वो देश को छोड़कर जाने वाले थे, ऐसे समय में उन्होंने भारतीयों के लिए कंडीशन रखी कि आपको कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए, कोई ना कोई नियम बनाकर जो है इस देश को संचालित करने की कोशिश करने के लिए आपको कानून बनाना चाहिए, और तब जाकर जो है संविधान सभा के लिए इलेक्शन कराए गए और कैबिनेट मिशन जो है उसके माध्यम से ये प्रक्रिया शुरू की गई, और बाद में कालांतर में हम देखते हैं कि ये चीज शुरू हो गई, और शुरू होने के बाद में 1950 से लेकर 1920 तक जो अभी का समय यदि हम लेते हैं, तो इतने 70 सालों में काफी कुछ प्रक्रिया सामने हुई है। क्यों? क्योंकि देश को चलाने के लिए सरकारें आती है और सरकार ही संविधान को संचालित करने का काम करती है, नियम संविधान का, लेकिन उसको प्रतिनिधित्व के माध्यम से गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। और इसलिए ये देश में जो सरकार आई है, तो आपने देखा होगा कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और विधान परिषद होता है, और ये सब कुल मिलाकर इसको रन करने का काम करता है। और आपने देखा होगा कि बहुमत जो सरकार यानी जो दल अर्जित करता है, उसका प्रतिनिधि मंडल, मतलब पूरी तरह से जो कुछ भी उनकी सरकार बनाने की योजना या पॉलिसी होती है, उसमें मंत्रिमंडल के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको वो सिलेक्ट कर दिया जाता है। अब सिलेक्ट करने के बाद में वो गवर्नमेंट आती है, और गवर्नमेंट जो है वो संविधान को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। और इसलिए आपने देखा हो कि देश के अंदर में, हमारे देश में अभी तक जो है वो 18 प्रधानमंत्री हुए और 14 राष्ट्रपति हुए। अब दोनों को हम देखते हैं तो दोनों में हमने ये पाया कि प्रधानमंत्री में भी एक महिला बनी और राष्ट्रपति में भी एक ही महिला बनी, मतलब 18 प्रधानमंत्री में एक सिर्फ महिला और 14 राष्ट्रपति में सिर्फ एक महिला, मतलब 13 पुरुषों ने वो स्थान प्राप्त किया, और 17 जो हैं आप देखेंगे तो देश में पुरुष जो है वो प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दिए। अब ये इतने चीजों को देखा गया, तो जो बहुमत की सरकार होती है, तो सरकार जब बहुमत की होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो ताकतवर नहीं होता। जब सरकार ताकतवर होती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमजोर हो जाता है। किसी भी देश में आप देख लीजिएगा, वो भारत में नहीं तो पूरी दुनिया के बारे में ये अध्ययन किया गया है कि क्या जो है ये चीजें दुनिया में लाई गई, तो पाया गया कि जो सरकार मजबूत हो जाती है वहां पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट कमजोर होते हुए दिखाई देता है, और जहां सरकार कमजोर होती है वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ताकतवर होता है। और यही एक कारण भारत में आप लोगों को दिखाई देता है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका मानी जाती है, लेकिन चलाने वाले जो लोग हैं वो ताकतवर हो जाते हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है यहाँ पर आपको उतना पावरफुल दिखाई नहीं देता, और यही एक सबसे बड़ा कारण है। और इसलिए भारतीय संविधान की जो कुछ भी आज देश के अंदर में इम्प्लीमेंट की जो बात कही जाती है, जो पहले से बातों को दोहराया गया, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही थी, जिसको उषा मैडम ने भी दोहराया, और उन्होंने 25 नवंबर 1949 को ये बात कही थी, और उनका ये सोच जो है मुझे लगता है कि बड़ी दार्शनिक है। उन्होंने काफी हद तक सोच समझ कर ये बात कहने की कोशिश की है, जो हमें आज वर्तमान में समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान कितना अच्छा भी हो, लेकिन चलाने वाले लोग यदि अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बेकार साबित हो सकता है। ये बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही थी, और तब जो है उन्होंने राजेंद्र प्रसाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति बने, तो उनको उन्होंने सौंपा था, पूरी तरह से इस पर डिस्कशन हुआ,
और भारतीय संविधान को बनाया गया, तैयार किया गया, और तब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है उस सभा को सौंप दिया। और तब से लेकर हम देखते हैं कि आज जो देश है वो भारतीय संविधान के आधार पर चलता है। लेकिन जिससे देश चलता है उसकी जानकारी आज भी हमारे देश के अंदर में 70 साल के बाद भी यदि हम इसका एनालिसिस करें और देखने की कोशिश करें तो 70 साल के बाद भी आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा जो है इसका जो जानकारी या जागरूकता है वो देखी नहीं गई है। क्योंकि हमारे देश के अंदर में किसान रहते हैं, मजदूर रहते हैं, व्यापारी है, प्रशासनिक लोग है, शासन में जाने वाले लोग हैं। ये सब मिलाकर आप देखेंगे वर्तमान में 130 करोड़ से भी ज़्यादा का पॉपुलेशन हमें दिखाई देता है। अब इतने बड़े पॉपुलेशन में यदि आपने देखा कि जिससे देश चलता है, वो देश चलने वालों के जो कुछ भी विधि और कानून है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी अभी भी नहीं पाई गई है। और ये हमारी देश की सबसे बड़ी कमजोरी कि जिसके माध्यम से देश चलता है उसकी जानकारी यदि कम होगी तो वो देश उतना सबल नहीं बन पाएगा। और इसलिए हमें इसकी जागृति के लिए बड़ा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ये हम प्रयास करें कि 2020 तो अभी जाने वाला है, ये 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन 2021 से हम लोग ये कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए ये कोशिश करें कि कम से कम जो हम लोग जानकार लोग हैं, तो जानकार लोगों ने ये कोशिश करना कि हमारे देश में जो जानकार नहीं है तो उनको सबसे पहले जानकार बनाना। क्योंकि जानकार लोग नहीं बने तो जानकार नहीं बनेंगे इसका मतलब है वो अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे। और जब लोग सचेत नहीं होते अधिकारों के प्रति तो वे लोग देश में कभी भी फाइट नहीं कर सकते, कभी भी उसके बारे में वो जागरूक न रहते हुए किसी भी अधिकारों को अपने जीवन काल में कैसे लाया जा सकता है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं होगा। और इसलिए आज वर्तमान में एक बड़ी नैतिक जवाबदारी का काम है कि कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया जिसके माध्यम से ये देश चलता है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से देश नहीं चलता, ये उतनी सही बात है। वो हमारी अपनी मान्यता है कि हम अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों से देश नहीं चलता बल्कि भारतीय संविधान के माध्यम से चलता है। और इसलिए सबसे पहले जो बात आई थी कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर बाकी के जो कुछ भी आर्टिकल दिए गए हैं, जो उस समय तत्कालीन समय में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाए या सभा ने इसको बनाया था, तब इसमें 395 आर्टिकल लिखे गए थे और 8 अनुसूचियां थी। आज वर्तमान में जो अनुसूचियां है वो 12 है, लेकिन उस समय तत्कालीन समय में ये 8 अनुसूचियां थी। अब 8 को आप देखते हैं तो काफी लोग जो विद्वान हैं जो जानते हैं तो उन्होंने ज्यादातर इसको अष्टांगिक मार्ग से जोड़ने की कोशिश की है कि जो तथागत गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था उसके माध्यम से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह से चीज़ों को लाने की कोशिश की। और वहाँ पे काफ़ी हद तक उन्होंने कई चीज़ों का वर्णन करके दिया है। अब ये देश में जो नियम लाए गए या जो धाराएं लाए गई, अनुच्छेद लाए गए, उसमें हमें देखना है कि जो उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो गैर बराबरी पहले से रही है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे और उन पिछड़े लोगों के लिए हक देने की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको पहले से अधिकार मिले हुए हैं और वे हर क्षेत्रों में बहुत ही मजबूत बने हुए हैं, लेकिन भारत में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अधिकार नहीं दिए गए, तो उनको अधिकार देकर उन्हें मानव का जीवन की धारा में जोड़ने की कोशिश करना, इन बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की और बताकर उन्होंने इस पर जोर दिया। और इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने जो अपना फंडामेंटल राइट है उसमें 6 मूल अधिकारों को उन्होंने शामिल किया, जो हम देखते हैं 14 से लेकर जो 31 और 32 तक हैं, उनमें उन्होंने इस बातों को बताने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने रखा समानता का अधिकार कि देश के अंदर में गैर बराबरी है, विषमता है, तो चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, सभी के सभी लोगों ने समानता के इस प्रभाव में आने की कोशिश करनी चाहिए और वे समान है, इसमें किसी भी प्रकार के जो महिला पुरुष है उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। इस पर उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की और बताकर उन्होंने इस पर जोर दिया कि दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार
कि व्यक्ति जो है वो अपना नागरिक होने के नाते वो कहीं पर भी घूम फिर सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, लेकिन इसमें भी किसी के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। इस बातों को भी उन्होंने ध्यान में रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य होते हुए भी मनुष्य के उत्थान के लिए जो योजना बनाई जाती है या योजना रखनी चाहिए, वो ही मनुष्य को उन चीजों से ही दूर रखा गया था। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रमुखतः इन चीजों को स्थान दिया। फिर उन्होंने कहा कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार, क्योंकि भारत के अंदर में उस समय भी शोषण होता था और इवन आज भी शोषण होता है। तो ये शोषण को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं विचारों का होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको एक प्रकार से फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान दिया। और इसलिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये खास बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी। फिर उन्होंने कहा कि देश के अंदर में धार्मिक जो है वो आज़ादी नहीं है, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी नहीं है, उसको मानने की आज़ादी नहीं है कि जो भी आदमी देश में जन्मता है तो जन्म लेने के बाद बचपन से ही उस पर थोप दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई यदि हिंदू के घर में जन्मा हो तो बचपन से ही उसको हिंदू यानी जो भी संस्कार उसके मिल जाते थे उसको वही मानना पड़ता था। और इसलिए आपने देखा होगा कि पहले के काल में बहुत सारे जो लोग हैं, खासकर जो कहे जाने वाले पिछड़े जाति के लोग, उसमें SC ST OBC सभी लोग शामिल है, जो पिछड़े लोग कहे जाते हैं, उनको एक प्रकार से अधिकार नहीं था। और जब अधिकार नहीं था धार्मिक स्वतंत्रता का, तो वे लोगों को मजबूरीन बस जो है मंदिरों में प्रवेश का निषेध था। वे किसी भी सार्वजनिक जगह में जाकर अपना चाय तक नहीं पी सकते थे, और उनको यदि ऐसा गलती किया गया तो उसको दंडित किया जाता था, वगैरह वगैरह। ऐसी कई तरह की बातें उसमें आती थी। अब ये जब चीजें थी उस काल में, तो बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि नहीं, व्यक्ति को जो पसंद है व्यक्ति की सुविधा के अनुसार है, व्यक्ति के वेलफेयर के अनुसार है और उसके कल्याण के लिए है, ऐसे धार्मिक स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। और साथ में उसको प्रचार प्रसार करने की भी बात होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जो हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 में है। और इसीलिए वर्तमान में हम सब जो लोग हैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। और इसमें कहा गया कि राज्य जो है, राज्य इन चीजों को कंट्रोल करेगा। राज्य का मतलब है यानी केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिला के राज्य कहा जाता है। तो ये राज्य की जो चीजें हैं वो कंट्रोल करेगी देश की व्यवस्था को। और इसलिए भारतीय संविधान में इन चीजों को रखा गया। और फिर कहा गया इसके बाद का जो अधिकार है कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, कि हम अपने कल्चर जो कुछ भी है या संस्कृति है उसको हम मान सकते हैं, उसके आधार पे हम आचरण को कर सकते हैं। और साथ में इसके लिए एक बात कही गई कि शिक्षा के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आज देखा जाए तो देश के अंदर में जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है या OBC है, इनको ये बातों की जानकारी नहीं है। और इसलिए वो उसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमें वर्तमान में दिखाई देती है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है पिछड़ेपन का, कि जानकारी के अभाव के कारण हम पिछड़े रहते हैं। दूसरा बात होती है कि जब जब भी हम इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे उसका लाभ हमें मिलने की पूरी संभावना पाई जाएगी। इसके बाद एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि जो संसद बनाए गए हैं, अब उस संसद में हमें कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, क्योंकि आम जनता को आज भी इसकी जानकारी नहीं कि हमें कोई शक्ति मिली भी है या नहीं है। और इसलिए आपने देखा हो कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में क्या करते हैं कि जो शक्तिमान बनना चाहते हैं या प्रतिनिधित्व को लेना चाहते हैं वो आम जनता के वोट खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि जो आम जनता है ये तो उतनी जागरूक नहीं है। अब जब जागरूक नहीं है तो जागरूक के अभाव के कारण इनको गुमराह किया जा सकता है, इनको खरीदा जा सकता है और इनको हम लोग खरीद लेंगे। और वो भी उसकी वैल्यू काफ़ी जो है वो छोटी होती है। लेकिन आपने देखा हो कि देश के अंदर में जब संविधान बनाया गया तो हर आदमी को, मतलब एक आदमी और एक आदमी का मूल्य भी उतना ही है। यानी एक राजा होगा तो राजा का भी उतना ही मूल्य है और एक गरीब आदमी का जो मूल्य होगा उसका भी मूल्य उतना ही है। मतलब दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संविधान है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे तो मनुस्मृति में ऐसा नहीं था, यानी राजा, लेकिन प्रजा को जो है वो कोई खास जो अधिकार है वो नहीं दिए गए थे। लेकिन भारतीय संविधान में
इन चीज़ों को दिया गया, इसलिए हमने इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो इसमें कहा गया कि विधायी शक्तियाँ दी गई है, संसद को जो पावर दिए गए हैं, और इसलिए आपने देखा हो कि देश में जो कुछ भी हमारे देश के अंदर में संसदीय प्रजातंत्र हैं, ये संसदीय प्रजातंत्र को बड़ी शक्ति दी गई है। और इसलिए भारत के अंदर में जो अलग अलग दल देखे गए हैं, वो अलग अलग दल जो वो प्रयास करते रहते हैं कि ये शक्ति हमारे पास हो और उस शक्ति का उपयोग हम कर सके। इसलिए बहुत सारे दल आपको दिखाई देते हैं, तो कुछ बड़े दल है, कुछ छोटे दल है, लेकिन आखिरकार वो प्रयास करते रहते हैं। तो इसमें आपने देखा हो कि विधायी शक्तियां उनके पास होती है, वित्तीय शक्तियां उनके पास होती है, प्रशासनिक शक्तियां उनके पास होती हैं, संविधान को संशोधन संबंधी शक्तियां उनके पास पाई जाती हैं, और न्यायिक शक्तियां भी उनके पास होती है, चुनाव संबंधी शक्तियां भी उनके पास है, आपातकालीन शक्तियां भी उनके पास होती हैं। यानी इतने प्रकार की शक्तियां संसद में पाई जाती है। अब इसलिए आपने देखा होगा कि यदि देश के अंदर में नोटबंदी लाना हो तो शक्ति है, इसलिए मिनटों में काम हो जाता है। देश में यदि मान लिया जाए आपको 144 धारा लगानी हो तो तुरंत लगाना कोई काम नहीं होता। इसी के साथ साथ आपातकालीन स्थिति में जैसा भी आपने देखा हो कि कोरोना का समय था, तो कोरोना के समय में बिना किसी कुछ किए में ही शाम को भाषण हो जाता है और सुबह से ही लॉकडाउन हो जाता है, और कितने दिनों तक भी वो लगाया गया। क्यों? क्योंकि आम जनता की जो ताकत है इस देश के अंदर में प्रतिनिधित्व के में तब्दील हो जाती है, और ये देश के अंदर में जो कुछ भी बहुमत की सरकार आती है उनके पास इस तरह की शक्ति समाहित होती है, और उसका उपयोग भी वो भरपूर करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रशासनिक ताकत भी उन्हीं के पास रखी गई है, और इसीलिए इतनी सारी शक्तियां वो उनके पास पाई जाती है। और इतनी शक्तियां होने के कारण देश को कंट्रोल करना ये काफ़ी उनके लिए आसान बन जाता है, क्योंकि उनके पास इस तरह की शक्तियां हैं। यानी संविधान के माध्यम से जो शक्तियां आई है, जो सिस्टम हमारे देश के अंदर में चलते रहा है, और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुनियादी बातों पर ध्यान देने के लिए कहा है कि संविधान के हमने मर्म को समझना बहुत जरूरी है, संविधान के बारे में जानना जरूरी है, संविधान के उन मौलिक अधिकारों को जानना जरूरी है। जब हम इसको जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इस देश में हमारा जन्म होने के बाद हमारी कितनी ताकत है। ये कोई साधारण ताकत नहीं है, लेकिन उन ताकतों का एहसास न होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, और ये हमारी देश में सबसे बड़ी कमजोरी हमारी पाई गई है। और तब हमें 5 साल बाद याद आता है, या फिर हमें कोई प्रोग्राम होता है तब याद आता है कि हमें कुछ तो भी हलचल करनी चाहिए। बाकी दिन जो है वो हम कोई हलचल नहीं करते, और जब हलचल नहीं करते तो परिणाम आने की कोई संभावना नहीं होती है। और इसलिए हमें इन चीज़ों को आज वर्तमान काल में मजबूती के साथ में भारतीय संविधान को जानना, पढ़ना, लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा देश चलता है। तो जिससे देश चलता है उस बातों को हमने बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इसलिए आपने देखा हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में उन्होंने काफी कुछ प्रावधान दिए। तो आज वर्तमान में आप देखेंगे तो एक बातों का बड़े लंबे समय से जिक्र चलते आ रहा है, और देश के अंदर में जिनके पास राज्यसभा के लिए, संसद के लिए और विधान परिषद के लिए जिनके पास बहुमत होता है वो किसी भी चीज को संशोधन कर सकता है, क्योंकि संशोधन करने का प्रावधान भारतीय संविधान में है। लेकिन यदि मेजोरिटी नहीं है तो तब ये संशोधन करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन चाहे वह लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, वहां पर मेजोरिटी का होना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर से 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले देश के जो प्रधानमंत्री बने वो नेहरू बने, और नेहरू ने अपनी कैबिनेट को अपने अनुसार चलाने की पूरी तरह से कोशिश की। काफी लंबा समय बीते गया, लगभग 67 के आसपास तक, और इतना ही नहीं तो इंदिरा गांधी तक जो है ये प्रक्रिया उनकी ज्यादा चलती रही। बीच बीच में कुछ ड्रॉप आया, लेकिन ज्यादातर शक्ति जो है वो कांग्रेस के पास जो है देश को चलाने के लिए रही। और काफी बहुमत होने की वजह से, क्योंकि देश में केंद्र की सरकार भी उनकी होती थी और राज्य की भी, कई राज्यों में भी उनकी सरकार होती थी, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये सब कुछ शक्तियां उनके पास होने की वजह से काफी कुछ उन्होंने संशोधन करने की कोशिश की, और काफी उन्होंने संशोधन करके भी दिखाया, क्योंकि उनके पास बहुमत था।
तो जिनके पास बहुमत है वो संशोधन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज के समय में आपने ये बात देखी होगी अक्सर कि देश में ये बात कहा जाता है कि अब रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए। ये आपने बड़े पहलू पर आपने ध्यान दिया होगा। और आजकल के जो नौजवान हैं, स्पेशली नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियर की, मेडिकल कॉलेज की, या जो अलग अलग तरह से अपने एजुकेशन को ले रहे हैं, चाहे फिर वो SC ST OBC क्यों ना हो, सभी के लोगों का जो खासकर यूथ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यूथ के मन में एक बात आ रही है, वो बात ये है कि देश में रिजर्वेशन मिलने की वजह से लोग जो है वो बढ़े आगे, अब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिन रिजर्वेशन की लोग बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक महत्व की बात होती है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए जो है वो 10 साल के लिए लोगों ने बात कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण लाए थे। अब ये देश को, संविधान को लागू होने 70 साल हो गए, तो अब रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो धारणा रही है रिजर्वेशन को लेकर, वो धारणा ये है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो पिछड़े हुए लोगों को इस देश में परिवर्तन लाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलेगा, और प्रतिनिधित्व के माध्यम से कहीं ना कहीं दूरियां कम हो सकती है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की पॉलिसी लाए। और ये समझना जरूर है, एक खेत में काम करने वाला आदमी भी, न पता उसको कोई रिजर्वेशन पता नहीं है क्या चीज है, लेकिन एक खेत में काम करने वाला आदमी को भी यदि आप पूछोगे, आप किसी दिन जाइए और जाकर उससे पूछिए, या किसी मंडी में जाइए, या कहीं पर भी एक चौराहे पे जाइए जहां पर जो मजदूर लोग रहते खड़े, वहां पर सुबह सुबह जाइए और पूछिए आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसने लाभ तो नहीं लिया आरक्षण का, क्योंकि वो मजदूर है, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप उससे पूछते हैं कि आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा कि आरक्षण की अब जरूरत नहीं है। अब ये ध्यान ऐसा क्यों आता है, इसका भी मैं एक कारण बताता हूँ। इसका ध्यान इसलिए ऐसा आता है कि उनकी मानसिकता ये है कि आरक्षण का जो लाभ है इस देश में, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने लिया है। सबसे बड़ा एक भ्रम लोगों में फैला हुआ है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने आरक्षण लिया। अब ये बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब इनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। अब आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक्स बेस बनना चाहिए, मतलब आर्थिक बेस, कि जिनकी आय इतनी है तो उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, इस तरह की बात कही गई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण रहा है वो ये है कि जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और वो कोई भी हो सकता है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो तैयार की गई। और इसलिए आपने देखा होगा कि ओबीसी के लिए 340 धारा और 341 धारा जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए है, और इसके बाद की धारा उन्होंने लाई गई। तो इस तरह से आप अध्ययन करेंगे तो आपको पूरा ये चीजें दिखाई देगी कि भारतीय संविधान में देश के हर तबके का आदमी के लिए या देश के नागरिक के लिए उत्थान के लिए उन्होंने इस बातों को लाया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो सरकारें आती है वो सरकारें जो है अपने अनुसार नियम को संचालित करती है। और इसलिए आपने देखा हो कि आज जो है देश के अंदर में निजीकरण का एक बड़ा दौर चल रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हर चीज का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसके लिए जो है बहुत सारे लोगों ने पहले भी जो प्रधानमंत्री होकर गए, बीच बीच में उन्होंने इस काम को करने की कोशिश की। जब उनकी सरकारें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, लोग उनको उनका ध्यान जो है उन सरकारों से हट जाता है या उनको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, तो तब जो है वो वेलफेयर की पॉलिसी चलाते हैं। लेकिन यदि मान लिया जाए उनको मदद मिलती है या बहुमत में आते, तब उनका ध्यान नहीं रहता। तो आज के वर्तमान काल में आपने देखा हो कि राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा निजीकरण का एक सिलसिला देश में शुरू है, और काफी हद तक बहुत सारी चीजों को निजी हाथों में दे दिया गया है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि दो दुश्मन है निजीकरण के, एक तो ब्राह्मणवाद है और दूसरा पूंजीवाद है। क्योंकि दोनों के बीच में ये सत्ता आती है, और जब ये दोनों के बीच में सत्ता आती है तो इसमें जो मजदूर हैं तो वो मजदूर हमेशा शोषित बने रहते हैं, और भारतीय संविधान शोषितों को भी एक मजबूत बनाने की तरफ में वो आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र को यदि मजबूत करना है तो उसके लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बड़ी जरूरत है देश को। और 70 सालों में आपने महसूस किया होगा
कि संविधान की वजह से जो कुछ भी हमें सुविधा मिली है वो सुविधा की वजह से ही काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन आज भी देश में सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है वो मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी जातियां हैं और जातियां का अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि अभी भी इस पर कोई खास डिस्कशन नहीं किया जाता। देश की पार्लियामेंट में इस पर कोई गंभीरता से चिंतन नहीं किया जाता है और ये सबसे बड़ा इश्यू है और इसी को ध्यान में रखने की हमें कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए वर्तमान का जो हालात है देश के वो काफ़ी आपको कमज़ोर होते हुए दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देश में संविधान की मर्यादाओं को बराबर बखूबी से वहन नहीं किया जाता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है और जब उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो देश के अंदर में उतना उन्नत शिखर तक जो पहुंचने वाला जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं कोशिश जो है उनकी नाकामयाब हो जाती है और उसमें कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो आज देश के अंदर में इन चीज़ों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो जागरूकता अभियान रखना संविधान के प्रति। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वैसा वैसा जो है वो परिवर्तन आने की संभावना पाई जा सकती है। तो जैसे कि नरेंद्र सिंह जी ने एक बातों को मेंशन किया था, दूसरे मुकेश मेश्राम जी ने भी उन बातों को मेंशन किया था कि देश के अंदर में महिलाओं को सशक्त होना बहुत जरूरी है और देश की आधी आबादी यदि ये पिछड़ी रहती है, उषा बोध जी ने भी इस बातों को मेंशन किया था कि देश की यदि आधी आबादी यदि कमजोर रहती है तो देश को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। और इसीलिए मैंने शुरुआती दौर पर मैंने ये बात रखी कि देश में यदि 18 प्रधानमंत्री हुए तो 18 प्रधानमंत्री में से सिर्फ एक महिला ही प्रधानमंत्री देखी गई। देश में 14 यदि राष्ट्रपति हुए तो 14 राष्ट्रपति में से सिर्फ जो है आपको एक ही प्रधानमंत्री दिखाई दी। तो वेलफेयर की भी यदि आप देखेंगे तो और दूसरा इसमें और नजर डालेंगे तो आप देखिए इसमें कि ओबीसी और एसटी एससी के कितने प्रधानमंत्री देखे गए, कितना प्रतिनिधित्व करने का उन्हें अवसर मिला। तो दोनों में पाएंगे कि एससी एसटी ओबीसी है या माइनॉरिटी के लोग हैं, इसमें आपको बहुत कम संख्या में ये चीज को ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने देश के सर्वोच्च पदों पर उन्होंने अपना जो है वो स्थान प्राप्त किया। ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता है और इसीलिए हमारे देश में कमजोरियां जो है वो बनी रहती है और यही एक कारण है कि देश के अंदर में आपको हर दिन जो है कोई ना कोई दिक्कत का सामना करते हुए देखने के लिए मिलता है। इसलिए साक्षरता को बनाना यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार को करना आज की हमारी जरूरत है और इसलिए मुकेश मेश्राम जी ने जो प्रकाश डाला कि देश के अंदर में हाई एजुकेशन को लेकर महिलाएं उतनी गंभीर होते हुए नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला, इसलिए उतने ज्यादा वो सशक्त नहीं बन पाए और जब एजुकेशन नहीं होगा तो एजुकेशन के अभाव में तरक्की करना काफी मुश्किल है। तो आज के वर्तमान काल में एक सिलसिला चलते हुए देखने को मिलेगा कि क्या करना है, हमारा अपना काम हो जाए, महेंद्र क्यों भोपाल। दूसरों के बारे में हम ध्यान देने की कोशिश करें। हम भले तो जग भला, ये बड़ा एक बड़े पैमाने पर कोटेशन देखने को मिलता है कि भाई हम भले तो जग भला। तो ये जो बात देखी जाती है कि कल्याणकारी योजना को यदि हम संचालित करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम स्वार्थ बन के यदि जीवन को जीते होंगे तब तो ये कोई कामयाबी की तरफ ले जाने वाला कोई चीजें नहीं पाई जाएगी। और इसीलिए हमें अपने साथ साथ दूसरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मैंने तो कल्याण कर लिया है, मुझे तो सुविधा मिली है, या मेरे माध्यम से क्या कोई बदल सकता है, क्या मेरे माध्यम से लोगों का फायदा मिल सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक कहा था कि हमने अपने साथ साथ दूसरों को बदलने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत में 6 लाख गांव है, उससे भी ज्यादा गांव है और 6 लाख के गांव में बड़ा एक पॉपुलेशन रहता है। अब उस पॉपुलेशन को यदि आप देखेंगे तो किसी गांव में यदि आप जाएंगे तो किसी गांव में आपको किसी के घर में भी कई ऐसे गांव होंगे जहां पर ये किताबें आपको देखने को लिए नहीं मिलेगी, भारतीय संविधान की स्पेशली मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं अपने कामों में, इतने उनको ज़्यादा कुछ इससे लेन देन नहीं होता। लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी एक नैतिक जवाबदारी है कि कम से कम हम अपने माध्यम से यदि वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे तो कम से कम उन्हें सचेत करने की कोशिश करें, उन्हें बताने की कोशिश करें, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करें। जैसे जैसे भारतीय संविधान की जागरूकता बढ़ेगी और उनको अपना हक अधिकार पता चलेगा
तो उनका अज्ञान धीरे धीरे कम होने की संभावना पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मजदूर, एक किसान जो है वो इसीलिए बेचा जाता है, वो इसीलिए वो अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं, क्योंकि वो तो अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन एक गलती ये भी है कि कम से कम जानकार लोग भी उनके तक ना पहुंचने की वजह से उन्हें पता नहीं होता। इसलिए मैं चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से जो जो लोग भी भारतीय संविधान की जितनी जितनी चीजें जानते हैं, वे लोग 2021 में ये प्लान करें कि कम से कम एक महिला अपने माध्यम से, ज्यादा नहीं 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 365 तो दिन नहीं, कम से कम 100 दिन जाकर जो है वो हमारे अपने लोगों को भारतीय संविधान की सचेतता बताने की कोशिश करें, उसके बारे में उसका मर्म बताने की कोशिश करें, उसका हक अधिकार बताने की कोशिश करें। तो मान लिया जाए 100 महिला भी यदि इस काम को करती है और 100 दिन में करती है 100 महिला, तो समझ सकते हैं कि कितने लोगों को वो समझा पाएंगे। लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम एक साल में कई लोगों को समझा सकते हैं। और इसलिए इस तरह की बातों को करने की कोशिश करना। इसके लिए एक बात मैं कह सकता हूं इस मौके पे, क्योंकि हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो संविधान के लिए हम कितना समर्पित होना चाहिए, ये हमारी अपनी चीजें हैं। इसके अंदर की धाराएं तो बहुत है, शक्तियां भी बहुत है इस पे, क्योंकि एक दिन में 1 घंटे में सभी चीजों को नहीं बताया जा सकता। इसलिए मैं इसकी जो कुछ भी संकल्पना है या ये जो प्रचार प्रसार की नीतियां, इस पर मैं फोकस करूंगा कि कम से कम हम लोगों ने जो घर के अंदर में 2-3 घंटा हम लोग कभी कभी टीवी देखने में, कभी कभी हम लोग पार्टियां करने में, कभी कभी हम गप्पे हाँकने में, या कभी कभी कुछ करने में हम जो अपना समय बिताते हैं, तो कम से कम उस समय को बचाकर हम नए जनरेशन को कैसे और भी मजबूत बना सकते हैं, उनका अवेयरनेस भारतीय संविधान के प्रति बढ़ा सकते हैं। और इसलिए अपनी एक नैतिक जवाबदारी को मानते हुए ये काम करने की हमने कोशिश करनी चाहिए। और ये एक बड़ा अहम काम है, इसलिए हमने इस बातों को समझना, जो मैं कई बार इस बातों को कहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर तब तक ही जिंदे हैं जब तक इस देश में भारतीय संविधान होगा। यदि हमें उनको जिंदा रखना है तो भारतीय संविधान को भी जिंदा रखना होगा, क्योंकि संशोधन करके कई चीजें बदली जा रही है। और जिसके पास बहुमत होता है वो संशोधन कर सकता है, बदलेगा तो नहीं लेकिन संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने का मतलब है कि उसे कमजोर बनाया जाता है, और जब जब भी वो कमजोर बनेगा तो कभी काफी कुछ जो है वो मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसलिए हमने इस बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करना कि कहीं ना कहीं हम भारतीय संविधान के इस कार्यों को हम रोज तो पढ़ेंगे और उसे हम समझेंगे। और इसलिए हमारे लिए भारतीय संविधान एक धार्मिक ग्रंथ की तरह है, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारा देश चलता है, और जिससे हमारा देश चलता है वो कोई साधारण बात नहीं। इसलिए हमारी जो किस्मत बनाई इस देश के अंदर में किसी दूसरे ग्रंथों ने नहीं, बल्कि हमारी जो किस्मत बनाई है वो भारतीय संविधान ने बनाई है। और आगे चलकर भी यदि हमारे जीवन में कोई तरक्की करके लाएगा तो कोई और नहीं बल्कि भारतीय संविधान ही हमारे जीवन में तरक्की करके ला सकता है। और इसलिए इन बातों को वर्तमान में हमें समझने की कोशिश करना कि हम इसके प्रति जागरूक बने रहेंगे और जागरूकता फैलाएंगे। इस मिशन को हमें कामयाब करने की कोशिश करना है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि उसको हम पढ़े जितना हो सके उसको। जैसे टेबल पे बहुत सारे जो लोग हैं वो घर में कुछ ना कुछ चीजें को रखते हैं चबाने के लिए, आपने देखा होगा, खाने पीने की सामग्रियां रखते हैं टेबल पे कि वो कभी भी दिखाई दे तो उससे थोड़ी बहुत चीज निकालेंगे और उसे कुछ खा लेंगे। हम कह सकते हैं कि मुंह का मसाज करते रहते हैं, दांतों को कुछ ना कुछ चाहिए चबाने के लिए। तो उसी तरह से हम इस ग्रंथ को अपने आंखों के सामने रखने की कोशिश करें। तो जब भी हमें उस समय मिलता है अपने काम को पूरा करने के बाद में, तो कम से कम पूरा तो नहीं लेकिन 2-2 अनुच्छेद भी रोज रोज पढ़े, तो कम से कम एक साल में काफी कुछ संविधानों को पढ़ा जा सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब मुसीबत आती है तो मुसीबत आने के बाद में लोग वकील के पास जाते हैं और वकील से डिस्कशन करते हैं कि आप बताइए मेरे ऊपर में ये संकट आया हुआ है, मुझे कैसे बचा जा सकता है। अब वो वकील को भी कोई अलग से जानकारी नहीं होती है, वकील ने भी भारतीय संविधान का अध्ययन किया होता है और वो संवैधानिक रूप से जो कुछ भी अधिकार दिए गए उसके बारे में थोड़ा बहुत जानता है और फिर उससे बचने की प्रक्रिया पर वह पेशकश करता है, कहीं ना कहीं वह चीजों को आगे बढ़ाता है। तो कहने का मतलब है कि हमें इसकी जानकारी होना
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा पवित्र ग्रंथ है और इस पवित्र ग्रंथ की जो कुछ भी गौरव है या उसकी गरिमा है वो हमें अपने दिल में रखनी चाहिए जितना हो सके, कि मैं इस देश में स्वतंत्रता का यदि जीवन जी रहा हूँ, समानता का जीवन जी रहा हूँ, मुझे अधिकार मिले हुए हैं, मुझे नौकरी मिली है, मुझे पढ़ने का अधिकार मिला है, मुझे आगे बढ़ने का अधिकार मिला है, किसी और ने नहीं, किसी देवी देवता ने नहीं, बल्कि मुझे इस देश के भारतीय संविधान ने दिया है। इसका पूरा पूरा विश्वास हमें होना चाहिए और इसलिए ये बात कहने की बात कही है और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो भारतीय संविधान बनाकर दिया, ये काफ़ी हमारे लिए महत्व का है और इस महत्व को हमें डेली के जीवन में जानना और समझने की कोशिश करना और एम्पावरमेंट, जो कि मुकेश जी ने बात कही थी कि हमें बार बार सशक्त बनने की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए, ये कहीं पीछे न रह जाए, ये हमारी जो सोच है वो किसी तरह से पीछे न रह जाए, इसको हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना। इसलिए मैं आज इस मौके पे चाहूँगा कि हम किसी भी तरह से पीछे न रहते हुए आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते रहें और उसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बातों को कहता रहता हूँ कि उम्र कोई पढ़ना है, यानी उम्र नहीं होती कि हमें बहुत दिन बीत चुके हैं तो हमने पढ़ना या नहीं पढ़ना, ये जो बात आती है उम्र पढ़ने के लिए नहीं है। नौकरी पाने के लिए एक लिमिटेशन है, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी बात की उसमें आपको कोई सीमा का बंधन नहीं किया गया। तो ये बात हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भारत के हर राज्य में संविधान के जन जागृति का अभियान हमें बनाना चाहिए और भारतीय संविधान के माध्यम से जब जन जागृति का अभियान यदि बताया जाएगा, आप हक अधिकारों की लोगों को बात बताओगे तो लोगों को ये बात पसंद ही आएगी। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा उनका व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ मामला है और जब व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ मामला है तो उनको कहीं ना कहीं ये बात अच्छी लगती है, लेकिन बताने वालों का अभाव या लोग इस तरह से बताते नहीं है। तो कम से कम हमने ये कोशिश करना और इसको पूरी तरह से अमल में लाने के लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा। यदि लोग तैयार हैं तो इसको बढ़ाया जा सकता है आगे, लेकिन लोग तैयार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खतरे में है, और मैंने आप लोगों को कुछ खास शक्तियों के बारे में बताकर दिया ही है कि वो शक्ति जिनके पास होती है, भक्ति उन्हीं की होती है इस देश में। यदि जिनकी शक्ति नहीं है, उनकी भक्ति होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देगी। और इसलिए भारत में हमारे लिए एक बड़ी शोकांति का है कि हम कमजोर इसलिए कि हम जानकार नहीं बने और जितने बने उतनों ने भी सही रूप से काम करने की कोशिश नहीं किया। जो संसद में जाते हैं तो वे अपनी आवाज नहीं उठाते, वह गूंगों की तरह बने रहते हैं। इसलिए भारत के संविधान ने गूंगे लोगों को बोलने का अधिकार दिया। जब लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था तो इसलिए आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पत्रिका की जो शुरुआत है वो मूक नायक से की थी कि मुझे मुंह को कहने गूंगों का नायक बनाने के लिए लोगों को तैयार करना है, क्योंकि उस समय बोलने का अधिकार नहीं था। और इसलिए गूंगे लोगों की जरूरत नहीं, बल्कि हमें जागरूक लोगों की जरूरत है, बोलने वालों की जरूरत है और सशक्त लोगों की जरूरत है। और यही चीजें हमें अपने देश में करने अभी वर्तमान में चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ाने की बातों को लेकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की कोशिश करें। तो मैं ये बात कहूँगा कि ये जिम्मेदारी सभी वक्ताओं के माध्यम से सामने आई है। मुकेश मेश्राम जी ने भी ये बातों को कहा है कि वे बड़े सीनियर IAS ऑफिसर हैं और वे बहुत लंबे समय से इस कार्य में लगे हुए हैं। देश और दुनिया का काफ़ी उनको अनुभव है, तजुर्बा है। और अपने दूसरे नरेंद्र जी ने, इन्होंने भी काफ़ी कुछ काम किया और ये भी एक बड़े प्रशासनिक रूप से काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि अनुभवी लोगों ने इस बातों को कहने की कोशिश की है कि आज वर्तमान में महिलाओं के ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का वहन करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ में महिला सशक्तिकरण को बनाया गया है कि आगे चलकर बड़े पैमाने पर महिलाएं प्रतिनिधित्व के लिए हर क्षेत्रों में आगे बढ़नी चाहिए, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो या फिर आर्थिक क्षेत्र के लिए हो। सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की नीतियों को हमें मजबूत बनाना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्यों? क्योंकि इस देश में उन लोगों को रोका गया, जब उन लोगों को रोका गया, उनको अवसर प्रदान नहीं किया गया है तो कामयाबी मिलने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। 70 सालों में एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति,
बीते 70 साल है और उसमें भी कोई ज़्यादा स्थान नहीं पाया गया, और वो भी आप यदि और भी इनका अध्ययन करेंगे तो इनको बड़े मुश्किलों के बाद बनाया गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है आज इस भारतीय संविधान दिवस को मनाते हुए कि हमने इन विचारों को जानना समझना, और भारतीय संविधान के कारण हमारे जीवन में बदलाव और सुधार और तरक्की करने का अवसर मिला है। इसलिए इसकी बातों को हम अपने जीवन काल में बेहद ढंग से उतारने की कोशिश करेंगे, और एक महिला ने दूसरी महिला को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि एक हो जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली होने की संभावना पाई जाएगी। तो चाहे वह शहर हो या गांव हो या शहर हो, सभी जगह जो है इस तरह की हमने एक प्रचार प्रसार करने की जो तकनीकी है उस पर हमने जोर देना चाहिए। यदि दिन में हमने अपने सभी कामों को करते हुए भी 2-3 घंटे भी हमने एक प्रकार से टीम वर्क के माध्यम से कामों को करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि एक दिन में हम 10 महिलाओं तक पहुंच सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनके जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। तो जो जानकार हुए हैं उन्होंने दूसरों को जानकार बनाना, जो जानकार और बने हैं तो उन्होंने और तीसरे लोगों को बताने की कोशिश करना। इस तरह की जब ये श्रृंखला बनेगी तभी देश के अंदर में एक बड़ी क्रांति होने की संभावना पाई जा सकती है और भारतीय संविधान सुरक्षित हो सकते हैं। और यही हमें करने की आज जरूरत है। और जितने हमारे महापुरुष होकर गए उन्होंने इसी बातों को आगे बढ़ाया था, और इसलिए हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की जो मानवतावादी और जो विचार हैं, उसी विचार को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिखने की कोशिश की है, उसे लाने की कोशिश की है, और वो सहमति से उसे पास भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कराया, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, और बड़ी जिम्मेदारी का उन्होंने पूर्ण रूप से वहन भी किया। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, बहुत सारे लोगों ने काम नहीं कर पाए जो जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बखूबी दिल्ली में रहते हुए बहुत सारा अध्ययन किया। चूंकि हम जानते हैं कि उसके पहले उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की थी देश और विदेश में जाकर, उनको राजनीति शास्त्र का भी एक बड़ा गहरा अध्ययन था, सामाजिक शास्त्र का भी उनको बड़ा गहरा अध्ययन था, और आर्थिक क्षेत्र का तो उन्हें और भी ज़्यादा अध्ययन था। जैसे कि हम अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज से सम्मानित हुए, उन्होंने भी कहा कि यदि भारत का यदि मुझे किसी को आर्थिक क्षेत्र के लिए यदि कोई पूजनीय या मुझे गुरु स्वीकार करने की बातें कहे तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को ही अपना आदर्श मानूंगा। ये बात उन्होंने कही है, और कई तरह की उन्होंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो हम कह सकते हैं कंप्लीटली बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अच्छा मानवतावादी संविधान भारत को दिया, और उन्होंने सभी मानव को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। और इसीलिए जब देखते हैं कि उन्होंने, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या बौद्ध हो, कोई भी हो, अपने अपने धर्म को मानते होंगे, लेकिन फिर भी देश में रहते हुए सब एक हैं, और एक की शिक्षा हमें भारतीय संविधान देता है। इसलिए बाबा साहब से बढ़कर कोई भी देश में सच्चा राष्ट्रभक्त नहीं हो पाए, चाहे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में फाइट किया हो या ना किया हो, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया उससे बढ़कर कोई किसी ने नहीं दिया। इसलिए भारत के सच्चे राष्ट्रभक्त जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और वो सही मायने में हमारे देश में जो एकता कायम करने का जो काम किया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इसलिए हम समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान हमारे लिए एक बड़ा संविधान है, जिनने हमारे देश को एक परिवर्तित किया, एक सुंदर राष्ट्र बनाने की संकल्पना उसमें रखी गई है। और 70 साल पूरे भारतीय संविधान के हुए, और भी ये संविधान चिरायु हो। इसका जो विचार है लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शक्ति पैदा करें, और इस देश को एक अच्छा, सुंदर और सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी नीतियां और भी मजबूत हो, ऐसी हम लोग आज के इस दिवस के अवसर पर चाहेंगे। और कुछ भी हो, लेकिन चाहे उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी या जनरल, सभी लोगों का उन्होंने विशेष तौर पे ध्यान रखने की कोशिश की है, लेकिन उनका ध्यान था कि हम इस देश में सभी लोग एक मानव का जीवन जीने की कोशिश करें। और इसलिए आज वर्तमान में गरीबी से मुक्त बनाना होगा देश को, और अशिक्षा को दूर करना होगा। यदि हमने कोशिश की तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे बिना थके बिना रुके काम करने की कोशिश की, वो रात भर जागते थे और जागकर इसको करने की कोशिश करते थे। इसलिए एक बड़ा मशहूर जो है उनके बारे में किस्सा है कि एक बार जो है देश का प्रतिनिधि मंडल भारत में आता है,
और आने के बाद में वो सभी नेताओं के घर दस्तक देते हैं। अब उन्होंने दस्तक दिया रात के समय में, तो वे गांधी के घर भी पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर के घर भी पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर के घर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर जाग रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने पूछा कि भाई देखिए, हम तो सब नेताओं के घर में गए, लेकिन सारे के सारे जो नेता थे वो सभी सोए हुए मिले, लेकिन आप एक ऐसे नेता थे जो हमें जागते हुए मिले थे, उसका कारण क्या है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको उत्तर दिया, मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया है, और वे इसलिए सो रहे हैं कि उनका समाज जागरूक है, इसलिए उनको आराम से नींद ले रहे हैं, लेकिन मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ, इनको जगाने का काम कर रहा हूँ, इनके अधिकार लेने के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। और इसलिए ये कोई साधारण बात नहीं है कि विदेश के प्रतिनिधि मंडल को भी बाबा साहब अम्बेडकर जागते हुए दिखाई दिए, यानी उनका कार्य जो है वो बड़ा अद्भुत है। वो एक बड़ी मेहनत के साथ में उन्होंने काम को करने की कोशिश की है। इसलिए मैं फाइनली और अंतिमतः ये बात कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि उनकी मेहनत को, उनके परिश्रम को, उनके कार्यों को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है, बल्कि उस कार्यों को और आगे बढ़ाने की सोच रखनी है। जो आदमी इस सोच को रखेगा वही आदमी सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर का वारिसदार या अनुयायी कहलाएगा। और इसलिए हमने इसकी बड़ी एक जिम्मेदारी लेने की हमने कोशिश करना चाहिए। और इसलिए हमने योजना बनाई कि महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से इस देश में महिलाओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और उनका समय भी बहुत बिजी है, और दूसरे यदि चीज़ों को देखें, दूसरे प्रसंग को देखें तो उनके पास समय भी है, मतलब दोनों चीज़ें हैं, वो व्यस्त भी जितनी है लेकिन समय भी उनके पास है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को करने की कोशिश करें, और 2021 में हम भारतीय संविधान की जागरूकता अभियान को चलाने की कोशिश करें, और इसके लिए हम प्लान तैयार करेंगे। लेकिन आज के इस समारोह में जो भी हमारे अतिथि आए और जिन लोगों ने दूर दूर से इस बातों को सुना है, सब लोगों को, महिला सशक्तिकरण की सभी टीमों को, चाहे फिर वह महाराष्ट्र की टीम हो, छत्तीसगढ़ की हो, दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश की हो, गुजरात की हो, या फिर तेलंगाना की क्यों न हो, सभी प्रदेश के लोग जो जुड़े हुए आज इस महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान को मना रहे हैं। तो प्रदेश में प्रदेश की सभी टीम जो है वो इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, दूर दूर से लोगों ने जिन्होंने हिस्सा लिया, इवन कश्मीर से भी लोग आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो देश के तमाम राज्यों से जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो हमने जो कुछ भी विचार दिए हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए है। दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि हम धूमधाम से नहीं, बल्कि उन विचारों को हम जागरूक और जिंदा कर सके, उसे हम ताज़ा कर सके, और ताज़ा करके हम अपने मन को जो है एक और भी उत्साहित बना सके, और विचारों को एक से दूसरे तक जाने की हम कोशिश कर सके। यही हमारे लिए एक बड़ी बात है। इसलिए आज के इस अवसर पर जिन जिन लोगों ने हमारी बातों को सुना है, उन सभी लोगों के प्रति मैं भारतीय संविधान दिवस की ढेर सारी मंगल कामना उन्हें देता हूँ, और उनका जीवन बहुत यशस्वी हो, आगे बढ़े, ऐसी तमाम चीज़ों को कहते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत साधुवाद बनते जी, आपने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। सही में हमें गंभीरता से सोचना होगा, संविधान को जानना होगा, और उस संविधान की मुहिम हमें चलानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं मेरा थोड़ा भार कम करके शशि मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आभार प्रदर्शन करें। शशि। हमारे आदर्श महाकारुणिक भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब, इनको मैं सबसे पहले वंदन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकीर्ति, इनको मेरा वंदन बनते। और आप सभी भाई बहनों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, और सभी को संविधान दिन की शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर है, तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम के अध्यक्ष बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, पुण्यनमन करती हूँ। उन्होंने संविधान के बारे में सविस्तर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में 18 प्रधानमंत्री हुए और 14 राष्ट्रपति हुए, लेकिन एक ही महिला और एक ही राष्ट्रपति महिला हुई। और उन्होंने कहा अगर संविधान अच्छा नहीं रहा तो देश भी अच्छा नहीं चलेगा।
तो हमें और आगे बहुत से कार्य करना है, महिला सशक्तिकरण को और सशक्त बनाना है, और इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी हमारी वक्ता है निशा मेंढे, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, पुण्यानुमोदन करती हूँ। और तीसरी हमारी वक्ता थी विद्या जनरोडे ताई, इन्होंने प्रास्ताविक भाषण दिया, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, पुण्यानुमोदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हमारे चौथे वक्ता थे मुकेश मेश्राम, उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने विकास की तरफ खास ध्यान देना चाहिए, हमें सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, हमें मेडिटेशन करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। प्रत्येक महिलाओं को आत्मनिर्भरता का चिंतन करना चाहिए, सामाजिक आर्थिक गुलामी समाप्त करना चाहिए, वैचारिक गुलामी समाप्त करना चाहिए। इन्होंने अपना बहुमूल्य विचार रखे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद में प्रमुख अतिथि नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरी है, हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मालूम है। 70% लोग ग्रामीण में रहते हैं, 14 शहर में रहते हैं, 95 अपने संविधान अधिकार नहीं जानते। हमें अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे दोष है, हमें ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना चाहिए ताकि ज्यादा ज्ञान बढ़े। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से अपने विचार रखे, इसलिए उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उनके बाद में हमारी उषा ताई, इन्होंने बहुत ही मधुर आवाज में एक गीत गाया, इनके लिए उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि संविधान एक विचारधारा है, वर्णभेद जाति भेद होने के कारण बहुजन समाज वंचित रहा है। उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार रखे, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और जिन्होंने सुंदर भाषा में संचालन किया, ऐसे सूर्यकाताई, प्रसन्नजीत, एमएस, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, पुण्यानुमोदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी को महिला सशक्तिकरण संघ की तरफ से सभी महिलाओं को और श्रोताजन जो भी है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, पुण्यानुमोदन करती हूँ। और आप सभी ने शांति से इस कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अभी हम धम्म पालन गाथा के साथ कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आगे का मैं सूर्य ताई की तरफ सो धन्यवाद। धन्यवाद शशि। अभी समापन गाथा के साथ प्रोग्राम हमारा समाप्त होगा। बनते जी समापन गाथा लेंगे। सब पाप सकरणं कुशला स उपसंपदा सचित परियोदपनम् एतं बुद्धान शासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति असमे लोके परमिच नतावता धम्मधरो यावतं बहुभासति यो च पम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय
साधु साधु साधु। वंदामी म्हणते जी. वंदामी म्हणते जी. सुखी हो। वंदामी म्हणते जी. सुखी हो। जय भीम म्हणते जी. सभी को जय भीम.